नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 1 भारतीय समाज के संरचनात्मक सांस्कृतिक पहलू एवं विविधता की चुनौतियाँ, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक विभिन्नता में एकता पढ़ेंगे। हमने भारतीय समाज में विविधता की चुनौतियाँ टॉपिक कल पढ़ा था। आज हम इसी के आगे से पेज नंबर 13 पर जलवायु संबंधी विविधता पढ़ेंगे। भारत के 5 भौगोलिक क्षेत्रों में एक दूसरे से जलवायु संबंधी पर्याप्त विभिन्नता है। कई वर्ष भर बमुश्किल यानी बहुत मुश्किल से 2-4 इंच वर्षा होती है, तो कहीं वर्षा से हर वर्ष बाढ़ आती है। कहीं पर वर्ष भर मौसम एक जैसा एक समान रहता है, जैसे समुद्र तटीय क्षेत्र जहाँ पर मौसम हमेशा एक जैसा रहता है। तो कहीं पर भीषण गर्मी, तो कहीं पर भीषण सर्दी पड़ती है। भीषण गर्मी राजस्थान में और भीषण सर्दी पहाड़ी क्षेत्रों पर पड़ती है। इसी भिन्नता के कारण फसलों में, वनस्पतियों में अंतर आता है। लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान भी बदल जाता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक विविधता का एक बड़ा कारण जलवायु संबंधी विविधता भी है। छठा आता है जनांगीय विविधता। जनांगीय विविधता भारतीय समाज की जनांगीय दृष्टिकोण से भी विविधतापूर्ण है, यानी कि अलग है। इसमें जन घनत्व, लिंगानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता के संदर्भ में यानी साक्षरता के विषय में राज्य दर राज्य पर्याप्त भिन्नता है, यानी अलग है। इसके साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी भिन्नताएं विद्यमान हैं। 2011 की भारत की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,05,69,573 है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों में बिहार में सर्वाधिक 1,102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, इसके बाद में पश्चिमी बंगाल में 1,029 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, राजस्थान में 201 व्यक्ति प्रति किलोमीटर तथा न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 11,297 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। लिंगानुपात के संदर्भ में चर्चा की जाए, अगर हम लिंगानुपात के संदर्भ में चर्चा करें, बात करें तो 2011 में भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 949 तथा शहरी क्षेत्रों में 929 महिलाओं का था। हरियाणा में जहां ये आंकड़ा 879 कुल तथा ग्रामीण 882 तथा शहरी 873 था। वहीं राजस्थान में कुल 928 ग्रामीण 933 तथा शहरी 914 था। केरल में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में रहा। कुल 1084 ग्रामीण, अभी जो बताया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है केरल में जो लिंगानुपात है वो महिलाओं के पक्ष में जो कुल 1084 था। ग्रामीण क्षेत्र में 1078 तथा शहरी क्षेत्र में 1091 था। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में दमनदीप सबसे न्यूनतम, जहाँ पर 618 कुल ग्रामीण तथा 864 तथा शहरी और 551 रहा। पुडुचेरी में सर्वाधिक 1037 तथा ग्रामीण 1028 एवं शहरी 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर रहा है। अब 0 से 6 वर्ष की आयु में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी लिंगानुपात लड़कियों के पक्ष में नहीं रहा है। केरल एवं पुडुचेरी, जिनमें कुल लिंगानुपात जो महिलाओं के पक्ष में था, वहाँ भी इस आयु समूह में क्रमशः कुल 964 ग्रामीण तथा 965
तथा शहरी 963 एवं कुल 967 ग्रामीण 953 तथा शहरी 975 रहा है। जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र प्रतिवेदन 2015 स्पष्ट करता है कि धीरे धीरे भारत में जीवन प्रत्याशा वैश्विक स्तर पर यानी विश्व स्तर पर 71.4 वर्ष की तरफ बढ़ रही है और 2015 में भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 68.3 वर्ष जबकि पुरुषों की यह 66.9 वर्ष था तथा महिलाओं की 69.9 वर्ष रही है, जिसमें क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान है। जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2011 की जनगणना स्पष्ट करती है कि भारत की जनसंख्या का 68.8% ग्रामीण क्षेत्र में तथा 31.2% शहरी क्षेत्र में निवास करती है। शहरीकरण तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण से शहरीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है, अर्थात गाँव से नगरों की तरफ पलायन बढ़ा है। अब लोग रोजगार की तलाश में गाँव से नगरों की तरफ पलायन करने लगे हैं। इससे शहरीकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है। इसमें भी क्षेत्रीय भिन्नता है, जहाँ उत्तर प्रदेश में दशकीय परिवर्तन देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का 18% है और जबकि शहरी क्षेत्र में 28.8% रहा है। वहीं सिक्किम में ग्रामीण क्षेत्र में 5% ही तथा शहरी क्षेत्र में 156.5% रहा है। इसी प्रकार लक्षद्वीप में ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या में बदलाव -28% जबकि शहरी क्षेत्र में 86.6% देखने को मिला। साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत अधिक क्षेत्रीय असमानता व्याप्त है, यानी असमानता देखने को मिलती है। साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% रहा। पुरुष साक्षरता 82.14% तथा स्त्री साक्षरता 65.46% था। हम सारणी के माध्यम से देखते हैं साक्षरता दर कितनी थी। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताई गई है। भारत में प्रतिशत में पहले तो कुल प्रतिशत में बताई है, फिर पुरुषों की प्रतिशत में है, फिर महिला साक्षरता दर 7 वर्ष एवं अधिक आयु से बताई है। अब भारत में कुल जो है वो 74.04 है। अब इसमें पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 82.14 है और महिलाओं का 65.46% है। केरल में कुल है 93.91% और जो पुरुषों का है वो 96.02% और महिलाओं का है 91.98%। लक्षद्वीप में कुल 92.28 और पुरुषों का 96.11 और महिलाओं का 88.25 है। मिजोरम में 91.58 रहा है और पुरुषों का जो रहा है वो 93.72 रहा है। महिलाओं का 89.40 रहा है और राजस्थान में कुल जो रहा है वो 67.06% और पुरुषों का 80.51% और महिलाओं का 52.66% रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 66.95% और पुरुषों का 73.69% और महिलाओं का 59.57%। बिहार में 63.82% यानी 82% और पुरुषों का 73.39%। अब महिलाओं का 53.33% रहा। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि केरल का कुल साक्षरता प्रतिशत जो है वो 93.91 है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। बिहार में न्यूनतम 63.82% है। पुरुष साक्षरता में लक्षद्वीप 96.11% के साथ शिखर पर है, तो बिहार 73.66
3.9% के साथ सबसे निचले पायदान पर है। महिला साक्षरता के संदर्भ में केरल में 91.98% तथा शिखर पर है तो राजस्थान में 52.66% के साथ सबसे निचले पायदान पर है। जनसंख्या संबंधी ये विशेषताएं भारतीय समाज को अलग अलग स्तरों में विभक्त करती हैं। अब 7वीं आती है सांस्कृतिक विविधता की। सांस्कृतिक विविधता क्या होती है? सांस्कृतिक विविधता भारत में वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, कला, संगीत, नृत्य, प्रथा, त्योहार, उत्सव आदि के संदर्भ में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उत्तर तथा दक्षिण भारत तथा ग्रामीण एवं नगरीय स्त्री पुरुषों के पहनावे में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। पंजाब में सलवार कुर्ता पगड़ी, राजस्थान में धोती कुर्ता। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो सांस्कृतिक विविधता है ये भी खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि सब में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर उदाहरण देकर के बताया गया है कि दक्षिण भारत में जो ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में स्त्री पुरुष के पहनावे में अंतर है, पहनावे में अंतर देखने को मिलता है। वहीं राजस्थान में धोती कुर्ता साफा बांधा जाता है, पंजाब में सलवार कमीज यानी सलवार कुर्ता पहना जाता है, बंगाल में धोती कुर्ता और दक्षिण में लुंगी और कुर्ता। इसी प्रकार महिलाओं के पहनावे में भी अंतर देखने को मिलता है। पंजाब हरियाणा में गेहूँ, राजस्थान में बाजरा, ज्वार, मक्का। बंगाल बिहार में चावल तथा बंगाल में चावल मछली लोगों का मुख्य भोजन है। पंजाब में भांगड़ा, राजस्थान में घूमर, डांडिया, गुजरात में गरबा, दक्षिण भारत में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथक, केरल में कथकली, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम केरल में, उड़ीसा में ओडिसी नृत्य प्रचलित है। इसी प्रकार त्योहार एवं उत्सवों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। राजस्थान के गणगौर एवं तीज, पंजाब की लोहड़ी, महाराष्ट्र की गणपति पूजा, बिहार की छठ पूजा, केरल का ओणम, गुजरात महाराष्ट्र की विजयादशमी, पश्चिमी बंगाल की दुर्गा पूजा और मथुरा उत्तर प्रदेश की कृष्ण जन्माष्टमी। पंजाब का गुरु पर्व, असम का बिहू, तमिलनाडु का पोंगल, केरल का विशु अपनी अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं। यानी कि ये सभी अलग अलग राज्यों के त्यौहार भी अपनी अलग अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। इसी प्रकार कला एवं संगीत के क्षेत्र में विविधताएं निहित हैं। विवाह एवं परिवार के मामले में भी यहाँ एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह विद्यमान है, जबकि मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक दोनों प्रकार के परिवार यहाँ पाए जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्तूप आदि के निर्माण की शैली में भी पर्याप्त विविधता मौजूद है, दिखाई देती है। अब 8वां पॉइंट आता है जातीय एवं जनजातीय विविधता। भारतीय समाज अनेक जातियों एवं जनजातियों में विभक्त है। प्रत्येक जाति एवं जनजाति के अपने खान पान, रहन सहन, विवाह तथा सामाजिक संबंधों को स्थापित करने के नियम। भारत में लगभग 3000 जातियाँ तथा 25,000 से ज़्यादा उपजातियाँ हैं। यानी कि कितना? लगभग 3000 जातियाँ हैं और 25,000 उपजातियाँ हैं। इनमें ऊंच नीच का संतरण है, व्यवसायों की भिन्नता है, इनके निवास के क्षेत्रों में भिन्नता है। यही विशेषताएं जनजातियों में भी देखने को मिलती हैं। विगत विवेचन से परिलक्षित होता है कि भारतीय समाज काफ़ी विविधतापूर्ण है। अब अगला आता है विभिन्नता में एकता कि किस प्रकार से विभिन्नता होते हुए भी हम भारतीयों में एकता पाई जाती है। भारतीय समाज में विविधताओं की अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, जिनका वर्णन विश्लेषण हमने इसी अध्याय के कुछ पृष्ठों में किया है, यानी पिछले कुछ पेजों पर किया है। हम जानते हैं कि इन सभी विविधताओं के होते हुए भी भारत एक है, भारतीय समाज एक है। भारत के सभी भागों, धर्मों, संस्कृतियों में अन्यायश्रितता की प्रवृत्ति देखी जाती है, यानी दूसरे पर आश्रित होने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसी प्रकार शरीर के अनेक भाग एक दूसरे से पर्याप्त भिन्नता लिए हुए
होते हैं, लेकिन सभी का अस्तित्व अर्थपूर्ण तभी होता है जब साथ साथ मिले रहते हैं। यही संबंध भारतीय समाज के अंगों का है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का सिंहावलोकन करने वाले भारत की अनेकता विभिन्नता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। वे भारत की एकता को साधारणतः नहीं देख पाते हैं। यद्यपि युगों युगों से भारत की मौलिक एकता ही उनका महान एवं मौलिक तत्व रहा है। 5 या 6 हजार वर्ष हुए कि सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तर में फली फूली और कदाचित दक्षिण तक फैल गई। इतिहास के उस प्रभाव से अनगिनत जातियां, विजेता, तीर्थयात्री एवं छत्र छाया एशिया की ऊंची ऊंची भूमि से भारत के मैदानों में आए हैं, जिन्होंने भारतीय जीवन, संस्कृति और कला को प्रभावित किया है, किंतु इसी देश में विलीन हो गए। इन संपर्कों से भारत में परिवर्तन हुआ, किंतु उसकी आत्मा मौलिक रूप से पुरानी रही है। ये तभी संभव होगा जब मौलिक एकता की भावना की जड़ें गहराई तक हों, जब उन्हें नवागंतुकों ने स्वीकार किया हो, अर्थात भारत में विभिन्नता में एकता प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, धार्मिक विभिन्नता में एकता। भारत विभिन्न धर्मों की जन्म तथा आश्रय स्थल रहा है। यहाँ सनातन धर्म से जैन, बौद्ध, सिख, बौद्ध धर्म, सिख धर्म का जन्म हुआ है। कहने को तो ईसाई एवं इस्लाम धर्म विदेशी हैं, लेकिन भारतीय ईसाई भारतीय इस्लाम धर्म के अनुयायियों के पूर्वज सनातनी थे। बाहरी आक्रमण तथा सत्ता एवं प्रशासन के संरक्षण ने इन्हें ईसाई अथवा इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। यह एक प्रधान कारण है कि भारतीय धर्मों में सभी में एक मूलभूत एकता व्याप्त है। भारत में जितने भी धर्मावलंबी हैं, इनके पूर्वज कभी न कभी एक मत के रहे हैं। इसी कारण धर्म ने भारत में एकता स्थापित की। प्रोफेसर श्रीनिवास के अनुसार एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। भारत के कोने कोने में हिंदुओं के पवित्र स्थान हैं। दूसरे देश के हर भाग में शास्त्रीय संस्कृति के कुछ विशिष्ट स्थान दृष्टिगोचर होते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। भारत न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र भूमि है, ये सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी पवित्र स्थल है। मुसलमानों और ईसाइयों के भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं। विभिन्न धार्मिक समूहों में जाति व्यवस्था पाई जाती है। इससे इन सब में एक समान सामाजिक युक्ति दिखाई देती है। एक ही स्थान पर निवास करने वाले विभिन्न धार्मिक समूहों के लोगों में परस्पर अंतर्निर्भरता दिखाई देती है। जहाँ एक स्थान पर अनेक धर्मों को मानने वाले विभिन्न धार्मिक समूहों के लोग रहते हैं, वहाँ पर परस्पर अंतर्निर्भरता देखने को मिलती है। आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से भी यह अंतर्निर्भरता बढ़ी है। एक धर्म के अनुयायी अथवा अनुयायियों ने यदि किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता अर्जित की है, तो दूसरे धर्म के अनुयायी उसके उपभोक्ता बन जाते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास समान मताधिकार है। सत्ता पाने के लिए चुनाव जीतना आवश्यक है और इसके लिए सभी धर्मों एवं जातियों के मानने वालों के लिए मत चाहिए होते हैं। इसी प्रकार एक ही व्यवसाय में अनेक धर्मों के धर्मावलंबी साथ साथ काम करते हैं, यानी अनेक धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ मिलकर के रोजगार करते हैं, काम करते हैं। विभिन्न त्योहारों एवं उत्सवों जैसे दीपावली, होली, ईद, दशहरा, नववर्ष के अवसर पर भी सभी धर्मावलंबी एक दूसरे के
हर्षोल्लास में सहभागी होते हैं, एक दूसरे की खुशियों में सहभागी बनते हैं। भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं समन्वय के तत्व विद्यमान है। जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है अथवा राष्ट्र की संप्रभुता पर कोई संकट आता है, सभी भारतीय एकजुट होकर के सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हैं। सभी धर्मों के अनुयायी सार्वजनिक जीवन में एक दूसरे के साथ मिलकर के समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। अतः इस अंत्यक्रिया के कारण इन्होंने एक दूसरे की धार्मिक विशेषताओं को भी ग्रहण किया। प्रोफेसर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। संत कबीरदास जी ने समन्वयी परंपरा को प्रस्तुत करते हुए लिखा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो बस तेरे पास में। यानी कि कबीर जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। ना तो मैं किसी तीर्थ स्थान पर हूँ, ना मैं किसी मूर्ति में हूँ, ना मैं किसी एकांत स्थान पर हूँ। ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा, ना कैलाश में। मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मैं तो तेरे पास में बंदे। इन पंक्तियों में कबीरदास जी सनातनी तथा मुसलमान दोनों का आन करते हुए कहते हैं कि पूजा पद्धति में भेद होते हुए भी दोनों को तलाश एक ही सर्वोच्च सत्ता की है। यानी कि इसके माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के लोग इसके माध्यम से ईश्वर को जगह जगह पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईश्वर कहता है तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, यानी आह्वान कर रहे हो। दोनों की पूजा करने का तरीका अलग है। ठीक है, इसमें बताया गया कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि सनातनी और मुसलमान दोनों का आह्वान करते हैं और पूजा पद्धति में भेद है, लेकिन दोनों को तलाश एक ही सर्वोच्च सत्ता की, यानी दोनों का तरीका अलग है, लेकिन वो दोनों ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर का ही आह्वान कर रहे हैं जो हर मानव के अंदर है। अब वो ईश्वर कहीं किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में विराजमान नहीं है, वो अपने आप के अंदर है, अपने प्रत्येक मानव के अंदर विद्यमान है। विभिन्न धर्मों में दिखाई देने वाली विविधता बाहरी है, सतही है। मूल में सभी भारतीय धर्मों में एक रूपता, सभी धर्म आध्यात्म, ईश्वर, ईमानदार, सच्चाई, अहिंसा, नैतिकता तथा दया, परोपकार आदि में विश्वास करते हैं। दूरस्थ गांव का व्यक्ति भी स्नान करते समय स्नान के जल में गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु, सरस्वती आदि सभी नदियों के जल को प्रवेश करने की प्रार्थना करता है। भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों के निवास करने के उपरांत भी सभी की पहचान एक भारतीय के रूप में ही है।